आज से ठीक 9 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी यूएस गए थे और वहां पर साझा ऐलान यह किया गया कि भारत और यूएस के बीच में साल 2030 तक कारोबार दोगुना करके $500 बिलियन तक पहुंचा देंगे। मिशन 500 का ऐलान किया गया। ऐसा लगा कि भारत उन देशों में शामिल हो जाएगा जिनके साथ अमेरिका सबसे पहले डील करने वाला है। लेकिन इन 9 महीनों में हालात इतने तेजी से बदले कि भारत उन देशों में शामिल हो गया जिस पर अमेरिका ने सबसे ज्यादा ड्यूटी लगा दी। लेकिन अब हालात उतनी ही तेजी से सुधरते दिख रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि भारत पहले प्यार नहीं करता था, अब हमसे प्यार करेगा और अब हम ड्यूटी घटाएंगे। इधर भारत के उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी साफ कह दिया कि हम एक फेयर इक्विटेबल डील करने जा रहे हैं और डील कभी भी हो सकती है और ये कोई समझौता नहीं होगा। और इस बीच H-1B वीजा को लेकर जो सख्ती की गई थी उसमें भी नरमी के संकेत डोनाल्ड ट्रंप ने दिए हैं। आखिर इन सारे डेवलपमेंट को कैसे देखा जाए, किन सेक्टर को कितनी राहत मिलेगी? जब हम कहते हैं फेयर इक्विटेबल डील होने जा रही है तो फेयर की लाइन क्या होगी? क्या हमारी रेड लाइन अभी बची रहेगी जिस पर हम इतने महीनों से टिके रहे हैं? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण रॉय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने मेहमानों से आपका परिचय कराऊं। इससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अमेरिका और भारत के बीच बहुत जल्दी अच्छी डील होने वाली है। खुद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो डील के काफी करीब हैं और एक फेयर डील भारत के साथ होगी। ट्रंप इस दरमियान भारत और पीएम मोदी की तारीफ करते नजर आए। इस दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि भारत ने रूस से तेल खरीद को काफी कम कर दिया है और इसलिए वो आने वाले वक्त में टैरिफ घटा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कोई टाइमलाइन नहीं बताई। Well, right now the tariffs are very high on India because of the Russian oil, and they've stopped doing the Russian oil. It's been reduced very substantially. Yeah, we're going to be bringing the tariffs down. You know, we're making a deal with India, much different deal than we had in the past. So right now they don't love me, but they'll love us again. We're getting a fair deal, just a fair trade deal. We had pretty unfair trade deals. They're very good negotiators, Sergio, so you have to take a look at that if you would, please. But we're getting close, Scott. I think we're pretty close to doing a deal that's good for everybody, right? भारत के लिए ट्रंप की इस नरमी को काफी सकारात्मक माना जा रहा है। फरवरी में व्हाइट हाउस में पीएम मोदी और ट्रंप की मुलाकात में ट्रेड डील को पूरा करने के लिए जितने राउंड की बातचीत तय की गई थी वो सब पूरी हो गई है। भारत ने अपने राष्ट्रीय हित से बिना कोई समझौता किए बातचीत सख्ती से की और अपनी दलीलें मजबूती से रखी। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल भी कह रहे हैं कि उनको उम्मीद है कि डील जल्द होगी और भारत सरकार हर तरह से तैयार है। भारत और अमेरिका में ट्रेड डील जब भी हो, लेकिन इतना तो अब तय है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो बर्फ जमी थी वो धीरे धीरे पिघल रही है। हाल में पीएम मोदी और भारत की तारीफ से इसको समझा जा सकता है। इतना ही नहीं, इमिग्रेंट्स पर बेहद सख्त रहने वाले ट्रंप अब H-1B वीजा पर भी नरम पड़ते दिख रहे हैं। एक टीवी चैनल में इंटरव्यू में ट्रंप ने माना कि अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है और अमेरिका में उतना लोकल टैलेंट नहीं है। H-1B visa thing will not be a big priority for your administration, because if you want to raise wages for American workers, you can't flood the country with tens of thousands or hundreds of thousands of foreign workers. You also do have to bring in talent. When we have plenty of talented people here. No, you don't. We don't have talented people here. No, you don't have certain talents, and people have to learn. You can't take people off an unemployment line and say, I'm going to put you into a factory where we're going to make missiles. H-1B वीजा के लिए ट्रंप प्रशासन ने जब फीस बढ़ाकर $1 लाख किया था तो इसे भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स और भारतीयों के अमेरिकी ड्रीम को झटका बताया गया। लेकिन तब से अब तक धीरे धीरे ही सही बातचीत ट्रैक पर आ रही है, चाहे वो ट्रंप के बदले सुर हो या फिर भारत का अमेरिका से क्रूड इंपोर्ट और डिफेंस पार्टनरशिप बढ़ाना। तो ऐसे में क्या अब मान लिया जाए कि डील करीब है? लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा है तो जो 25% टैरिफ अमेरिका ने रूसी तेल की वजह से भारत पर लगाया था उसे हटाया क्यों नहीं जा रहा है? साथ ही क्या टैरिफ पर भारत को अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार करना ज्यादा सही रणनीति नहीं होगी ताकि भारत पर टैरिफ की मार कम से कम पड़े?
ये ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, चाहे भारत के नागरिक हों, चाहे यूएस के साथ ट्रेडिंग करने वाले लोग हों या फिर हमारे निवेशक हों, क्योंकि इसका चौतरफा असर पड़ने वाला है। और इसीलिए आज हम विशेष मेहमानों को आमंत्रित किए हैं अपने इस खास शो में। हमारे साथ होंगे सुमंता चौधरी साहब, जो कि रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं और कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्ट्री में ये एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं और इंटरनेशनल ट्रेड के जाने माने एक्सपर्ट भी हैं। जीटीआरआई के फाउंडर हैं अजय श्रीवास्तव साहब, जो अब किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अभिजीत दास साहब हैं, जो कि इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपर्ट हैं। और अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनुराग सिंह साहब, जो कि एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं और भारत के साथ रिश्ते पर काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं, दोनों देशों के बीच कारोबार पर भी काफ़ी पैनी नज़र रखते हैं। और नरेश कौशिक साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत हमारे शो में। शुरुआत मैं करना चाहूँगा अजय श्रीवास्तव साहब आपसे, कि जब ये कहा जा रहा है कि हम बहुत क्लोज हैं डील करने को लेकर के, और जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से, वो है फेयर ट्रेड डील, यानी अमेरिका की नज़र में भी, ट्रंप की नज़र में भी जो डील होने जा रही है वो फेयर होगी। और उद्योग वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी जो कहा, वो भी कहा कि फेयर और इक्विटेबल ट्रेड डील होगी। आखिर दोनों को बयानों को सुनने के बाद आपको क्या लगता है, डील की तस्वीर क्या हो सकती है? अगर ये फेयर एंड इक्विटेबल ट्रेड डील होगी, लेकिन जैसा अमेरिका ने आज तक डील्स किए हैं पिछले 3-4 महीनों में और देशों के साथ, वो ना फेयर थे ना इक्विटेबल थे, वो सारे वन साइडेड थे। चाहे वो यूरोपियन यूनियन के साथ में हो, चाहे जापान के साथ में हो, चाहे साउथ कोरिया के साथ में हो या अन्य कंट्रीज़ के साथ में हो। अमेरिका ने हर एक से वन साइडेड कंसेशन से एक्सट्रैक्ट किए हैं। अमेरिका ने अपने नॉर्मल एमएफएन टैरिफ घटाए नहीं हैं और दूसरों से ज़ीरो करवा लिए हैं। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स के कमिटमेंट्स लिए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि इतने बड़े बड़े देश जो कि वन साइडेड डील के लिए एग्री हो गए हैं, जो भी रीज़न रहा हो, उसके बाद में इंडिया को बहुत ही फेयर एंड इक्विटेबल डील मिलेगा या इंडिया को एक्सपेक्ट करना चाहिए। मेरा तो एक्सपेक्टेशन बहुत ही रॉक बॉटम पे है। मैं चाहता हूं कि हम ऐसा कुछ ना करें इससे हमें नुकसान हो, हमें कुछ कम मिले, मुझे चलेगा। तो फेयर एंड इक्विटेबल तो एक ड्रीम लाइक सिचुएशन है, जो मुझे नहीं लगता है कि होने वाली है। लाइक सिचुएशन है, आपको नहीं लगता कि होने वाली है? अनुराग सिंह साहब, मैं इसको थोड़ा समझना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में एक चीज़ और काफ़ी इंपॉर्टेंट कही है, यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, कि जो पहले के डील है उससे अलग होने वाला है डील। तो आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि कुछ चीज़ें अलग होंगी भारत के साथ जो ट्रेड डील होगी? लक्ष्मण जी, देखिए, एक चीज को कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा प्लेस करना होगा। आपका क्विक आंसर ये है कि अलग इस सेंस में होगी कि इंडिया कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं करने वाला यूएस में, राइट? वो यू कांट एक्सपेक्ट डेवलपिंग कंट्रीज टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इनटू यूएस, राइट? वो तो बड़ा क्लियर है। तो उस मायने में अलग होगी, दैट यू डोंट एक्सपेक्ट कि इंडिया $100 बिलियन यूएस में इन्वेस्ट करेगा, वो नहीं होगा, जैसे बाकी देशों ने कमिटमेंट किया है। हाँ, करेक्ट। तो वो तो इम्पॉसिबल सी बात है। बट एक चीज है लक्ष्मण जी, देखिए, मैं ये और अब मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकता हूं, ट्रंप साहब को एक रियलिटी चेक मिल गया है। वो जनवरी फेब में जो उनके जो स्टाइल था, अब उसमें बदलाव दिख रहा है। अब उनको रियलिटी चेक मिल गया है। 2 चीजों से मिला है। एक, ये जो सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग थी, इसको सुना मैंने, वहां पे जो जस्टिसेस ट्रंप साहब को सपोर्ट नहीं करते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन के टेक्स्ट को सपोर्ट करते हैं। तो जो रिपब्लिकन जस्टिसेस हैं, दे रिस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशन टू एग्जैक्टली द वे इट वाज रिटन, वेयरएज लिबरल जस्टिसेस जो हैं वो उसको इंटरप्रेट करके इवॉल्व करते हैं आज के सिनेरियो में, विच इज अ डिस्क्रेशन ऑफ द जज। तो ये फर्क है छोटा सा। लेकिन कंजर्वेटिव जजेस ने भी इंडिकेट किया कि यूएस प्रेसिडेंट एक्सपोर्ट्स को या तो टोटल बैन कर सकते हैं कंट्रीज के साथ में, ये उनकी पावर है, लेकिन ये मोल भाव करके आज 15 कल 25, ये पावर नहीं है। तो प्रोबेबली आई थिंक दैट इज वन रियलिटी चेक, कि जो आपके बहुत कोर कंजर्वेटिव मूवमेंट के भी जो लोग हैं वो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। सेकंड, ये जो इलेक्शंस हुए, इसमें ऑफ कोर्स डेमोक्रेट्स तो जीतने ही थे बिकॉज उनका स्टेट्स है, लेकिन 10% के स्विंग हुए उनकी तरफ, विच ऑल्सो इंडिकेट्स कि देखिए, जो ट्रंप साहब करने जा रहे हैं, जमीन पे जॉब्स क्रिएट नहीं हो रहे हैं, जॉब्स बड़ी तेजी से लूज हो रहे हैं। यहाँ पर हर महीने जॉब लॉसेस, अभी तो डेटा 2 महीने से बंद है, अब आएगा, लेकिन जॉब लॉसेस
तमाम हर सेक्टर में हो रहे हैं, विच मीन्स रियल इकोनॉमी इज एक्चुअली लूजिंग आउट। तो वो तो फिर उन्हीं के ऊपर आएगा, आपकी बात बाइडेन साहब के ऊपर तो नहीं आएगा। और टैरिफ्स का इन्फ्लेशन इम्पैक्ट देखिए आ रहा है, आई कैन ऑल्सो फील इट, इन्फ्लेशन इम्पैक्ट है। तो ये कुल मिला के ये तीनों चीजें अगर मिला लें तो ट्रम्प साहब वुड हैव रियलाइज्ड कि बड़ा जल्दी उनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, अगले साल मिड टर्म उनको फेस करने हैं, एंड देन ही माइट लूज कांग्रेस। तो इसलिए टोटल रियलिटी चेक उसमें आ गया है, विच इज अ गुड थिंग। लक्ष्मण जी खुशी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। अनुराग जी, मैं दूसरे अपने मेहमानों के पास जाऊं, एक सवाल आपसे क्विक रिएक्शन चाहूंगा कि दुनिया के सबसे ताकतवर माने जाने वाले देश अमेरिका, उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इतने आनन फानन में बगैर रियलिटी का अनुमान लगाए हुए, बगैर होमवर्क किए हुए इतने बड़े फैसले ले लिए जो पूरी दुनिया के कारोबार को तहस नहस कर दिया। वो थोड़ा सा लगता है कि आने वाले दिनों के लिए एक सबक है। ये सबक बिल्कुल है, और आई थिंक वो 80s और 90s की जो ग्लोबलाइजेशन स्टेप्स हुए यूएस मैन्युफैक्चरिंग में, उसका वो बदला आज लेना चाह रहे हैं। वो पॉसिबल नहीं है। देखिए, इकोनॉमी की एक डायरेक्शन होती है, तो यूएस की डायरेक्शन वही है, इट्स वेरी ओपन, वेरी फ्री ट्रेड, और कंज्यूमर्स को और एक बार मार्केट्स को उसकी आदत पड़ जाए, फिर आप उसको रिवर्स करते हैं तो उसका नुकसान होता है। तो आई थिंक ही इज रियलाइज दैट क्लियरली, राइट। और यूएस में कभी भी प्रेसिडेंट लाइक अ किंग नहीं होता है। तो ये कि आज 15 और कल 50 और कल 25 और फिर मुझे डील मिल गई तो मैं और कम, दैट इज नॉट द प्रेसिडेंट दैट वी लाइक। मुझे पर्सनली भी खुद ये पसंद नहीं आई बात, ऑनेस्टली। तो आई थिंक ही इज लूजिंग सपोर्ट, राइट, वेयर एज आई सपोर्ट हिज पॉलिसीज यूजुअली। बिल्कुल। हाँ। नरेश कौशिक साहब, आपको लगता है कि ट्रंप को रियलाइज होने के बावजूद ट्रंप वापस से चीजों को दुरुस्त कर दें, लेकिन अमेरिका के प्रति जो एक पूरे दुनिया में जो एक सेंटिमेंट बना, वो सेंटिमेंट यू टर्न होगा, इसकी संभावना कम है? लोग अब थोड़े से प्रिकॉशन हो लेकर के, सतर्क होकर के नजर रखेंगे, रिश्ते रखेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा, और दरअसल ये बात जो अभी अनुराग जी कह रहे थे उससे ये जुड़ती है। दरअसल ये रियलिटी चेक का ये भी एक हिस्सा है कि उनको लगता था कि दुनिया में किसी भी देश का कान मरोड़ के वो कुछ भी करा लेंगे। भारत जैसे देश को पर वो उनको लगता था कि वो झुका देंगे भारत को, जो नहीं कर पाए। तो ये भी अपने आप में एक रियलिटी चेक है। लेकिन ये बात तो सही है कि ट्रंप ने कुछ नरमी बरती है, उन्हें इस रियलिटी चेक का अंदाजा हुआ है। लेकिन अभी भी मैं कोई बहुत आशावादी नहीं हूं कि ये बहुत जल्दी हम एक समझौता करने वाले हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि अभी भी कुछ अड़चनें बाकी हैं। और इसका संकेत, जैसे ट्रंप ने कहा कि वो किसी समय टैरिफ्स कम कर देंगे। अब किसी समय टैरिफ करने का क्या मतलब है? तो क्या 1 साल के बाद करेंगे? हमें तो अब इस समय टैरिफ कम होने की जरूरत है। और इसी तरह से आप पीयूष गोयल जो भारत के वाणिज्य मंत्री हैं, उनका जो बयान देखिए, वो ये कहते हैं कि हम एक अच्छा डील चाहते हैं। ऐसा ही नहीं, कोई कंप्रोमाइज करके डील नहीं करेंगे, चाहे वो आज हो, कल हो, 1 हफ्ते बाद हो, 1 महीने बाद हो, या 1 साल बाद हो। तो ये भी इससे पता चलता है कि अभी दूरी दोनों देशों के बीच में बाकी है। तो मुझे तो ये उम्मीद थी कि ट्रंप ने पिछले हफ्ते जिस तरह से हंगरी को एक ऑफर किया, हंगरी के जो प्रधानमंत्री हैं वो उनके मित्र हैं, जैसे मोदी को वो मित्र कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम रूस से जो हंगरी तेल खरीदता है उस पर हम एक आपको सैंक्शंस नहीं लगाएंगे, आपको सैंक्शंस वेवर दे रहे हैं। तो अगर वो अपने एक मित्र हंगरी के लिए ऐसा कर सकते हैं, तो दूसरे मित्र भारत के लिए क्यों नहीं कर सकते? तो क्यों नहीं वो ये जो 25% वाले टैरिफ है इनको सस्पेंड कर दें, जिसकी बात इस पे मैं आऊंगा, इस पे नरेश कौशिक साहब, इस पे मैं आऊंगा। लेकिन एक सवाल और आपसे पूछ लूं, फिर मैं सुमंता चौधरी सर के पास जाऊंगा जो जुड़ चुके हैं हमारे साथ, और अभिजीत दास जी के पास भी जाऊंगा। लेकिन एक सवाल और नरेश कौशिक साहब, कि इस पूरे 9 महीने के उठापटक के बीच, या फिर कहें कि बयान जो इस तरह से आ रहे थे, भारत ने जो रणनीति अपनाई डिप्लोमेटिक स्तर पे, आपको लगता है कि बहुत ही सधा हुआ, बहुत ही मैच्योर एक तरह से डिप्लोमेटिक कदम रहा भारत का? ज्यादा बयान नहीं देना, चुप?
ये बात तो सही है कि हमने ट्रंप को बिला वजह उनको प्रोवोक नहीं किया, जो कि बहुत देश कर सकते थे, और ना ही हमने उनके सामने कोई घुटने टेके, तो बहुत ही संतुलित रहा। लेकिन मैं ये समझता हूं कि उससे पहले हमें थोड़ी सी और तैयारी करनी चाहिए थी। हम ये मान के चले थे कि ट्रंप तो हमारे दोस्त हैं, मोदी जी के बहुत नजदीक हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, उनका आदर करते हैं, इसलिए हमारा काम तो ऐसे ही हो जाएगा। तो हमने उसके लिए जो तैयारी करनी चाहिए थी, जो और देशों ने की, जब ट्रंप के इनर सर्कल में घुसने की जो कोशिश, जैसे पाकिस्तान ने कोशिश की, ऐसा हमने नहीं किया। वो करते तो हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता। लेकिन मुझे लगता है कि अब जो है ट्रंप इस चीज को समझ रहे हैं, और उन्होंने जो इस समय अपने ही एक बहुत ही नजदीकी व्यक्ति को जो भारत में अपना राजदूत नियुक्त किया है, सर्जियो कोर को, तो वो भी अपने आप में एक उत्साहजनक बात है, क्योंकि वो भारत को पसंद करते हैं, और वो ये बयान दे चुके हैं कि वो भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं। तो ये बात भी मैं समझता हूं भारत के लिए एक सकारात्मक पॉजिटिव संकेत है। बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा सा इस जो पॉसिबल डील है उसको थोड़ा डिकोड करने की कोशिश करें। हमारे साथ सुमंता चौधरी साहब जुड़ चुके हैं, क्योंकि हमारे शो में पहली बार आ रहे हैं। आपका स्वागत है सर। अपने दर्शकों से एक बार फिर से परिचय करा दूं। सुमंता चौधरी साहब रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। कॉमर्स डिपार्टमेंट, जो कि इस तरह के ट्रेड डील को नेगोशिएट करने का नोडल डिपार्टमेंट है, उसमें एडिशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं, और इंटरनेशनल ट्रेड के काफ़ी जाने माने एक्सपर्ट भी हैं। सुमंता सर, हम लोग चर्चा ये कर रहे थे कि जिस फेयर एंड इक्विटेबल ट्रेड डील की बात भारत के कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल कर रहे हैं, जिस फेयर ट्रेड डील की बात डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, दोनों की नजरों में डील जो होने वाली वो फेयर होगी, इक्विटेबल होगी। तो डील की तस्वीर क्या होगी आपके हिसाब से? देखिए, ऐसी पहली बात है कि जो ट्रेड डील है, आप अगर थोड़ा पीछे फ्लैशबैक करें तो इसका जो कॉन्टेक्स्ट है, इट्स अ बाइलैटरल ट्रेड डील बिटवीन इंडिया एंड द US, जो कि जब प्रधानमंत्री जी US में गए थे तब ये डील की बात हुई थी, और उसमें जो टोटल ट्रेड है वो 500 बिलियन बाय 2030, दैट वाज द एक्सपेक्टेशन। उस संदर्भ में पहली बात जो है, टैरिफ एंड मर्केंडाइज गुड्स इज नॉट द ओनली आइटम। ट्रेड इससे बहुत बढ़कर है, सर्विसेज है, और भारत और US के बीच में जो सर्विसेज ट्रेड है वो बहुत डायनामिक है, और भारत के लिए US नंबर 1 सर्विसेज एक्सपोर्ट का डेस्टिनेशन है। तो पहली बात है कि जो ट्रेड डील है, भारत को अगर बैलेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील की बात करें, तो चाहे वो फेजेस में हो, लेकिन खाली मर्केंडाइज गुड्स पे नहीं सीमित हो सकता है। इसको और ब्रॉड बेस भारत यही चाहेगा, और US शायद चाह रहा है कि टैरिफ और गुड्स पे उसको सीमित रखे। तो खाली टैरिफ पे अगर आप देखें कि दूसरे देशों के साथ क्या डील हुई है, और इसमें मैं मानता हूं कि थोड़ा सा फर्क है। जो सबसे पहले डील हुए थे, जो UK और EU, और अब जो डील हुए हैं आसियान कंट्रीज के साथ, उसमें थोड़ा सा नजरिया चेंज हुआ है कि एक साइडेड तो था ही। बेसिकली आप जो है, जो टैरिफ्स इन द फर्स्ट प्लेस जो WTO रूल्स को वायोलेट करते हैं, जो डाले हैं, उसको हटाने के लिए दूसरा देश जो है, इन सम सेंस वाइड स्प्रेड टैरिफ लिबरलाइजेशन दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि US का जो टैरिफ है, वो इस डील के बाद भी उनका जो MFN टैरिफ है उससे आगे, इट इज हायर देन दी प्री ट्रम्प MFN टैरिफ। तो वही चीज अगर हो, तो एक तो सही बात है कि 50 से जो 25% एडिशनल टैरिफ गया है, वो अगर घटता है तो यस, मोर और लेस जो कॉम्पिटिटर्स हैं, और ये एक बहुत बहुत फायदा है भारत के लिए कि विश्व के जितने और महत्वपूर्ण ट्रेड पार्टनर्स हैं, सबके साथ US का डील मोर और लेस हो चुका है। तो भारत को पता है कि उनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके लिए टैरिफ क्या है। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, और ये बार बार आई थिंक भारत के सीनियर ऑफिशियल कॉमर्स ने भी दोहराया है, कि भारत जो देख रहा है वो खाली ट्रेड डील भी नहीं देख रहा है, वो कोशिश कर रहा है कि जो
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के नियम के अनुसार ट्रेड डील होनी चाहिए, उस हिसाब से ट्रेड डील वो करने को चाह रहे हैं, विच मीन्स WTO कंप्लायंट ट्रेड डील। और जस्ट फॉर व्यूअर्स, WTO में गैट में एक आर्टिकल 24 है जो कि माना जाता है बाइबल है इन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, या जो भी नाम आप देना चाहें। और विश्व में जितने भी इसके पहले ट्रेड डील हुए हैं प्री ट्रम्प 2 में, सारे इसी के अंतर्गत हुए हैं। अब आप अर्ली हार्वेस्ट कर सकते हैं, फेज हो सकता है, तो ये भी आप देखें कि भारत कह रहा है कि हम करना चाहेंगे, लेकिन WTO के जो आर्टिकल 24 या जो दूसरे प्रावधान हैं उसको मान के, और उसका एक प्रावधान यही है कि डील जो है कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, डील दोनों को बेनिफिट करना चाहिए। तो ये जो है नुआंसेस, ये बहुत ही जरूरी है। और मैं कहूंगा कि भारत का जो ये स्ट्रेटेजी है, टू सम एक्सटेंट वेट एंड वॉच, कोई जल्दी नहीं है। अ बैड डील इज नो डील। आई थिंक जो हम कह रहे हैं कि अगर डील करना है तो फायदा दोनों का होना चाहिए। इट कैनॉट बी बाय डेफिनेशन एक तरफा, और एक तरफा हो रहा है। जो पिछले डील्स हुए हैं इवन विद EU एंड जापान, वो कतई जो है बैलेंस्ड और फेयर नहीं है। तो उससे हमें अगर हटना है तो मैंने जैसे कहा, आपको एजेंडा को ब्रॉडन करना पड़ेगा। इवन US जो है अभी तक वो कह रहा है कि हमें एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है MFN टैरिफ्स को लोअर करने का। हमारे पास कांग्रेस का पावर होना चाहिए टू लोअर टैरिफ्स। बढ़ाने में हम जो मर्जी कर सकते हैं, हालांकि दिस इज अ वेरी कन्वीनियंट आर्ग्यूमेंट मेरे विचार में, व्यक्तिगत विचार में, क्योंकि अगर उनके पास बहुमत है तो वो एग्जीक्यूटिव आराम से ये, बट ये जो है ये उन कह रहे हैं कि हम जो है हमारे पास पावर नहीं। और एक और बात मैं कहूंगा, US फॉर द लास्ट 15 ईयर्स, 15 या 18 साल से उन्होंने कोई मेजर FTA नहीं साइन किया है, और वो एक उनका अपना पॉलिसी डिसीजन है। आप विश्व की कोई और देश देख लें, एक थोड़ा सा लिमिटेड जापान के साथ ट्रम्प 1 में किया था, और बहुत पहले कोरिया, वियतनाम, बट मेजर ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ US का कोई ट्रेड डील नहीं है। उसका मतलब है जो US एक्सपोर्टर्स हैं उनको खाली दूसरे देशों में प्रेफरेंशियल टैरिफ का फायदा नहीं मिल रहा है, उनको MFN टैरिफ जो कि प्रेफरेंशियल टैरिफ से ज्यादा है वो एक्सेस मिल रहा है, और वो एक कारण है। और ये US ने खुद किया है, दूसरे देशों ने नहीं कहा है कि हम आपसे FTA नहीं करेंगे। तो इसमें सुमंता सर, मैं दो चीज़ आपसे समझूं, फिर मैं जाऊंगा अभिजीत दास सर के पास, कि एक, आपको लगता है कि जो भी ट्रेड डील होगी उसमें कम से कम MFN टैरिफ जो है उसको आपको लोअर करना, एक उसकी गुंजाइश यहाँ पे आप देख रहे हैं। दूसरा, अगर मैं आपसे पूछूं कि वो जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाया गया है रूस से तेल खरीदने के नाम पर, जिसका जिक्र नरेश कौशिक साहब कर रहे थे, वो तो हर हाल में हटना ही चाहिए। यहीं से ट्रेड डील की शुरुआत होगी। तो ये दो फेजेस में है। पहला फेज जो आप जैसे कह रहे हैं लक्ष्मण, दैट इज करेक्ट, कि पहले तो जो ये एडिशनल 25% लगा है जो कि भारत स्पेसिफिक है, दूसरे देशों पे नहीं चालू है, ये पहले हटना चाहिए। और दूसरा मैं कह रहा हूं, अभी नहीं शायद, लेकिन ओवर अ लॉन्गर टर्म अगर आप कंप्लीट फेयरनेस की तरफ बढ़े, और अगर US को ये क्षमता हो कि वो MFN टैरिफ से नीचे आ पाए, तो वो जरूर एक नजरिया होगा। उसको रूल आउट नहीं करना है, मुश्किल है, इस समय शायद नहीं हो पाएगा, लेकिन इट इज नॉट इन द रेल्म ऑफ इम्पॉसिबिलिटी। इट इज सर्टेनली समथिंग जो हमें जो है बोलना चाहिए। कम से कम ये 25%, ये तो आई थिंक दिस इज अ जनरल एक्सपेक्टेशन कि ये 25% पहले फेज में हटेगा। लेकिन इसके अलावा भी, चाहे वो टैरिफ में हो चाहे कुछ और प्रावधान हो, वो देखना पड़ेगा कि ये कौन से अदर इश्यूज जो है नेगोशिएटिंग टेबल में है जो कि इस डील को बैलेंस कर सकते। बिल्कुल, ये आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात कही। अभिजीत दास साहब, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे लगी, जो अब तक ट्रंप के साथ डील में बातें निकल कर नहीं आ रही थी, जिसका जिक्र सुमंता चौधरी सर ने भी किया, वो है कि वो जो डील होगी वो WTO कंप्लायंट होगी, यानी WTO के नियमों के अनुरूप होगा। तो ये आपको लगता है एक बड़ी चीज़ है? देखिए, मेरे हिसाब से जो डील्स अब तक हुई हैं ट्रंप की,
उसमें से कोई भी डील WTO कंप्लायंट नहीं है। और जो आर्टिकल 24 का जिक्र किया सुमंतो चौधरी साहब ने, उसमें एक बहुत जरूरी प्रावधान है, दोनों देश अपने टैरिफ्स को जीरो करेंगे, सारे प्रोडक्ट्स पे नहीं, लेकिन जो वहां पर रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट, वो है ऑन सब्सटैंशियली ऑल ट्रेड। तो यदि इंडिया काफी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ को जीरो कर देता है और यूएस टैरिफ्स को मान लीजिए 15% कर देता है, वो तो आर्टिकल 24 के खिलाफ होगा बिल्कुल। यह संभावना हो सकती है कि इंडिया अपने जो टैरिफ कंसेशंस यूएस को दे रहा है वो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मोस्ट फेवर्ड नेशन बेसिस पे पूरे विश्व को दे। यदि यह इंडिया करता है तब इंडिया के एंगल से ये ट्रेड डील WTO रूल्स के तहत हो सकता है। मेरे हिसाब से यह एकमात्र रास्ता है, लेकिन इस रास्ते में काफी खतरे हैं। यदि हम लोग इंडस्ट्रियल गुड्स पे टैरिफ्स नॉन डिस्क्रिमिनेटरी बेसिस पे जीरो करते हैं, तब अमेरिका ही नहीं, चाइना को भी इसका एडवांटेज होगा। एग्रीकल्चर गुड्स पे यदि हम कुछ प्रोडक्ट्स पे टैरिफ्स घटाते हैं तो इसका एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया को होगा, ब्राजील को होगा, न्यूजीलैंड को होगा। इसलिए यह तो रूल आउट करना चाहिए कि इंडिया अमेरिका को के लिए जो टैरिफ्स लोअर करेगा या हटाएगा वो पूरे विश्व को देगा। इसलिए मेरे हिसाब से WTO रूल्स के तहत जो भी होगा ट्रेड डील, वो WTO रूल्स के खिलाफ ही जाएगा, अनलेस अमेरिका भी टैरिफ्स को, ये जो अभी 25% है उसको हटाए, रेसिप्रोकल टैरिफ्स को हटाए और MFN टैरिफ्स जो है उसको भी घटाए, तभी यह आर्टिकल 24 से मेल खाएगा, नहीं तो ये बिल्कुल आर्टिकल 24 के खिलाफ होगा। सुमंता चौधरी साहब, जो अभी अभिजीत दास जी ने कहा, आप इससे कितने सहमत हैं कि WTO कंप्लायंट होना इंडिया के लिए भी चैलेंजिंग होगा, क्योंकि नुकसान इंडिया को भी होगा कई सारे सेक्टर में? देखिए, जैसे अभिजीत ने कहा, ये दो तरीके हैं। एक तो अगर आप, जैसे उन्होंने कहा, MFN बेसिस पे सबके लिए टैरिफ्स कम करें, वो आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए ट्रेड डील की भी जरूरत नहीं है। आप यूनिलैटरली आपके MFN टैरिफ्स आप कम कर सकते हैं, उसमें कोई डील की भी जरूरत नहीं होती है। ये तो पहली बात है। लेकिन वो जो अभिजीत कह रहे हैं, बिकॉज चाइना फैक्टर है, दूसरे फैक्टर है, तो वो शायद संभव। इसीलिए मैंने कहा कि यूएस को ये जो उन्होंने कह रहे हैं कि अभी हमारे पास ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर नहीं है, या एग्जीक्यूटिव जो है अभी हमारे पास ये डिसीजन पावर नहीं है कि हम MFN टैरिफ्स कम करें, ये जो है ये नेगोशिएटिंग टेबल पे होना पड़ेगा फॉर अ WTO कंप्लायंट डील। तो उस हद तक मैं अभिजीत की बात मैं कह रहा हूं कि ये हमारे ओर से सर्टेनली एक डिमांड होनी चाहिए, मे बी अभी ना हो बट सब्सिक्वेंटली, क्योंकि आर्टिकल 24 के तहत कर सकते, बिल्कुल आगे करके आप चल सकते, हाँ, आगे चले कर सकते हैं। और बातचीत और ऐसा ट्रेड डील जो होगी, जो संकेत मिल भी रहे हैं कि ये हो सकता है कि एक शुरुआती फेज हो, आगे चल के इसमें और बदलाव हो। अजय श्रीवास्तव सर, जो मुद्दा है वो ये है कि अमेरिका के साथ पहले कई सारे देशों ने डील कर लिया है, जो एक भारत के लिए कह सकते हैं कि एक फायदे की बात भी है। भारत को पता है कि किस देश से हमें क्या कम्पीट करना है। अगर उसके लिहाज से देखें तो भारत के लिए जो कम्पीटिंग कंट्री है जिसके साथ भारत कम्पीट करता है यूएस मार्केट में, अगर उनके ऊपर जो रेट अभी लग रहा है उस रेट से अगर हम तुलना करें तो भारत को किस रेट पर मिले तो डील भारत के लिए सकारात्मक होगा, भारत अपने सामान को यूएस के मार्केट में बेच सकेगा? तो देखिए, चाइना के ऊपर मोटा मोटा करीब 30% टैरिफ है, जो हमारे मेजर कॉम्पिटिटर है यूएस मार्केट में। दूसरा वियतनाम है जिसके ऊपर 19% है, बांग्लादेश के ऊपर 19% है। ये 3 मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं। देन आसियान कंट्रीज़, उनको 19 या 20% टैरिफ है। ये हमारे मेजर कॉम्पिटिटर्स हैं यूएस मार्केट के लिए। तो अगर हमें देखिए, आज 50% पर ड्यूटी है। हमने रशियन ऑयल इंपोर्ट ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, मिस्टर ट्रंप ने माना है, तो उनको तुरंत ये 50 से कम करके 25 करना चाहिए, ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि इसी बात पर लगाया था। जब ये 25 हो जाता है तो और कंपटीटर्स का, जैसे आसियान का या बाकी लोगों का है, बांग्लादेश का है, या इन लोगों का जो है 19%, 18% या 20% है। तो हमारा अगर
15 है, 15 से नीचे तो हम ट्रंप जाएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने यूरोप को और जापान को मोस्ट फेवरेबल डील दिए हैं अभी तक के, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्रॉमिस किया है मोर देन $500 बिलियन का। तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूं कि हमें 15 या उसके नीचे देंगे, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं हमें 16%, 17% देंगे, जो कि हमारे कंपटीटर के ऑलमोस्ट बराबर रहेगा। उसमें तो हम उनके बराबरी में आ जाएंगे। आज 50 की वजह से हम उनकी बराबरी में नहीं है, इसलिए हमारा एक्सपोर्ट जो है काफ़ी हद तक नीचे जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ ये पूरा जो एक्सरसाइज है एक सीक्वेंस में हो। जब हमने ट्रेड डील की बातें शुरू की थी फरवरी में, तो हमारे पर टैरिफ था 25%। फिर 31 जुलाई को उन्होंने रशियन ऑयल की वजह से 25 और बढ़ा के 50 कर दिया। आज जब वो खुद कह रहे हैं रशियन ऑयल इंडिया ने खरीदना ऑलमोस्ट बंद कर दिया है, तो इंडिया को उनसे पब्लिक स्टेटमेंट पर इंडिया को इशू करना चाहिए कि हमने, आप खुद ही कह रहे हैं हमने बंद कर दिया, आपके रिकॉर्ड कह रहे हैं, तो प्लीज़ आप 50 से 25 कहिए। ये करने के लिए ट्रेड डील की ज़रूरत नहीं है। एक बार 25 हो जाएगा तो हमारा ट्रेड डील के बाद में मैक्स बिल्कुल लोवेस्ट जाएगा तो 15 या 16 जाएगा। तो हमको डिसाइड करना है जो वो हमसे मांग रहे हैं, अगर वो रीजनेबल है 10% कम करने के लिए तो हम ट्रेड डील करेंगे। अगर वो बिल्कुल एक्सटॉर्शनिस्ट है, जैसा उन्होंने काफ़ी कंट्री साथ किया है, तो ट्रेड डील कैन वेट। दूसरे 2-3 फैक्टर, जैसे आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आना है, 3 लोअर कोर्ट में वो केस हार चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है, उनके जस्टिसेस बहुत ही पैने सवाल पूछ रहे हैं, जो कि सपोर्ट करते हैं लोअर कोर्ट के डिसीजन को कि टैरिफ हट जाना चाहिए, गलत लगा हुआ है। तो इंडिया का केवल इस समय मेरे ख्याल 1 हफ्ते या नेक्स्ट 2 हफ्ते में ये होना चाहिए 50 से 25 कराओ, क्योंकि रशियन ऑयल बंद हो गया है। उसके बाद में थोड़ा सुप्रीम कोर्ट का और पता चलेगा और हम देखेंगे कि हमें डील कितना सुविधाजनक है, तब हम कॉल लेंगे। बिल्कुल। नरेश कौशिक साहब, ये रशिया से तेल खरीदना लगभग कम हो गया है, बंद हो गया है, ये एक प्लस पॉइंट है या फिर कह से एक बड़ा आधार बनता है ट्रंप के लिए। लेकिन इस बीच रशिया प्रेसिडेंट भी अगले महीने इंडिया आने वाले हैं, ये सारे फैक्टर काम करेगा? जी करेगा, लेकिन एक चीज हमें नहीं भूलनी चाहिए कि ये भारत के लिए ये ऐलान करना, ये घोषणा करना कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया, ये थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टि से मुश्किल होगा। तो ये बात, और ट्रंप को ये, दरअसल ट्रंप जिस तरह के व्यक्ति हैं उनको ये बताना जरूरी है कि देखो हमने कम करा लिया, अब उनका तेल बंद करवा दिया। तो ये एक ऐसी राजनीतिक पेंच है जिसमें दोनों सरकारों को बहुत ध्यान से बैठ के ये बात करनी होगी। उनको समझना होगा कि भारत में सरकार की ये मजबूरी होगी कि ये सीधे सीधे ये ऐलान ना करें और आंकड़े अपनी भाषा में खुद बता दें, यानी जैसे कहते हैं कि फिगर शुड स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो उसके बाद ये निर्णय लें तो यही हो सकता है। लेकिन रूस के साथ हमारे जो संबंध हैं वो और भी बहुत दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए वो रूस भी इस चीज को समझेगा कि हमें अमेरिका की मार्केट के लिए वो बहुत जरूरी है कि हम रूस से तेल करीब करीब कम कर दें, लेना बंद तो ना करें, बिल्कुल करीब करीब कम कर दें। इसी तरह से अमेरिका के लिए भी बहुत बड़ी जरूरत है भारत, ये हमें समझना चाहिए। आज ही देखिए भारत के जो नौसेना अध्यक्ष हैं उन्होंने अमेरिका की यात्रा शुरू की है, जिससे पता चलता है कि दोनों देशों के जो डिफेंस जो संबंध हैं, जो सामरिक संबंध हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। अभी भी वो जो है दोनों के देशों के बीच में जो सेनाभ्यास भी हो रहे हैं, और आज जो नौसेना की तरफ से जो बयान आया है वो काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा है कि हम भारत और अमेरिका इस मामले में कटिबद्ध हैं कि जो ये हमारा क्षेत्र है, भारत जो और चीन वाला जो देश है, भारत एशिया इंडोनेशिया वाला जो देश है, जो वो जो है वो क्षेत्र जो है एक पूरी तरह से स्वतंत्र रहे, यानी उस पर किसी तरह का, यानी फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ये सारी चीजें जरूरी हैं। तो ये मैं समझता हूं महत्वपूर्ण है कि भारतीय नेवी की तरफ से ये बात कही जा रही है कि हम अमेरिका के साथ मिलकर जो इंडो चाइना रीजन है उसमें हम फ्रीडम ऑफ नेविगेशन की बात कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि दोनों देश अपनी जो एक दूसरे के प्रति जो निर्भरता है उसको भी समझते हैं, और इस दृष्टि से मैं समझता हूं पुतिन यहां आएंगे, लेकिन वो भी समझेंगे कि हमें दरअसल अमेरिका की भी उतनी जरूरत है जितनी रूस की है।
तो मुझे लगता है कि वो कोई एक दूसरे को काउंटर के तौर पर नहीं लेगा, हर कोई अपनी ज़रूरतें के हिसाब से लेगा। और बिल्कुल आपने सही कहा, दरअसल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ही होता है, ये कोई किसी का हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता, हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता। जिसकी जब ज़रूरत पड़ती है वो उसका दोस्त बन जाता है, जब मजबूरी होती है तो उसका दुश्मन बन जाता है। अनुराग सिंह साहब, एक सवाल आपके पास मैं लेकर आऊँगा, फिर मैं ब्रेक पर जाऊँगा। सवाल यह है कि जब ये ट्रेड डील को लेके बातें नहीं बन पा रही थी, एक थोड़ी सी अड़चन सी थी, तो कई लोगों से मैंने बातचीत किया जो यूएस के इन्वेस्टर्स थे, जो यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते थे, जो बड़े बड़े निवेशक थे, तो उन लोगों के अंदर एक अनिश्चितता सा माहौल था, वो सब रुके हुए थे, सहमे हुए से पता नहीं क्या होगा आगे चलकर। आपको लगता है ये सकारात्मक संकेत मिलने के बाद फिर से वो इन्वेस्टमेंट का गेटवे खुल जाएगा? नहीं लक्ष्मण जी, वो उसमें दूसरी समस्याएं हैं। देखिए, अच्छा, यूएस ट्रम्प साहब नरमी बरत रहे हैं और बैक ऑफ कर रहे हैं, तो वो तकरीबन सभी देशों से एक स्टैंस नजर आएगा आपको कि प्रोबेबली ही माइट अनवाइंड द टैरिफ्स आल्सो। ये भी हो सकता है आपको कि सुप्रीम कोर्ट से भी मर्जी नहीं है, तो इंडिकेशंस आ गए हैं कि ही विल अनवाइंड। इसका ये मतलब नहीं है कि इंडिया इज ओपन टू बिजनेस। इंडिया बिजनेस के लिए उतना ही क्लोज्ड है जितना वो पहले था। देखिए, ये हम दोनों देश, जैसे यूएस में फ्री बिजनेस है और तभी लोगों को थोड़ा इन्फ्लेशन और थोड़ा ये अगर इम्पैक्ट आता है जॉब्स पे तो वो दिखता है। इंडिया इज ऑन द अदर साइड। हम चीजों को मोस्टली बैन रखते हैं अनलेस परमिटेड। यहां पर थिंग्स आर एवरीथिंग इज परमिटेड अनलेस बैंड। ये बहुत दो अलग अलग डायरेक्शंस है। तो इसका ये मतलब इंडिया के में इन्वेस्टमेंट आना नहीं आना इज मल्टीपल ऑफ, इज अ फंक्शन ऑफ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। इससे ये जरूर शुरू हुआ है कि अगर कोई देश कन्फ्रंट करता है कि आप अपना मार्केट खोलिए, तो इंडिया मार्केट लार्जली क्लोज्ड है। इंडियन गवर्नमेंट मेक्स अ चॉइस कि हम क्लोज्ड ही रखेंगे, उसकी चाहे थोड़ी कॉस्ट हो तो हम उसको चुका देंगे। अच्छा, ये हाई लेवल है लक्ष्मण जी, बट मैं एक छोटी सी बात ऐड करना चाहता था बिफोर यू गो ऑन ब्रेक ऑन द WTO इशू, राइट। और ये बहुत जरूरी है हमारे ऑडियंस को समझना। एक मानिक लाल वर्मा जी की एक कविता है, उसमें वो क्या है कि दो हारे हुए, एक नेता हार गया है, दो नेता हार गए हैं, और वो अपने वोटर्स को बेसिकली अब्यूज कर रहे हैं कि यार तुम हमें डेमोक्रेसी और ये सब फलाना ठिकाना समझा रहे हो, ये सब चीजें तुमको डेमोक्रेसी वगैरह किसने समझाई? मांगी लाल ने और मैंने। मांगी लाल मैंने मतलब वो भी, मांगी लाल भी हार गए, वो भी हार गए। तो वो एक तरह से लोगों को ये समझा रहे हैं। देखिए, ये WTO वगैरह यूएस को मत समझाएं, क्योंकि यूएस बोलेगा ये सारी समझदारी तुम्हें किसने समझाई? मांगी लाल ने और मैंने। यूनाइटेड नेशंस इसको नहीं मान, WTO इज डेड। यूनाइटेड नेशंस ने क्लाइमेट अकॉर्ड से पुल बैक कर लिया है, यूएन के ह्यूमन रिसोर्सेज से वो पुल बैक कर चुका है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो सिग्नेटरी नहीं है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से मैंने बताया पुल बैक। दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर रेलिक्स ऑफ द पास्ट, दे आर डेड। इनका कोई मायने नहीं है। जस्ट बिकॉज इट इज मोर सुटेबल नाउ वी क्लिंग ऑन टू दोज थिंग्स, उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है, राइट। तो प्लीज डोंट टीच दी जो जिन्होंने सिस्टम बनाए हैं, दिस वर्क्स वेरी ब्यूटिफुली फॉर द करंट एस्टेब्लिशमेंट। जी, ब्यूरोक्रेसी को बड़ा पसंद आता है। हाँ, देखिए हम ये चिट्ठी चिट्ठी खेलेंगे और ये करेंगे, रूल्स होगा WTO। ये वाली ब्यूरोक्रेसी डेड हो गई है, तो ये अब चलने वाली तो नहीं है। आपके हिसाब से नहीं, तो आपके हिसाब से अगर WTO भी डेड हो चुका है तो यूएस इसका ऐलान कर दे, यूएस वहां से निकल जाए, ताकि उनके एज मच ऐलान कर चुके हैं आप। हाँ, तो वो आई थिंक वो ऐलान कर ही चुके हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। जब हर देश से इंडिपेंडेंट डील हो ही रही है तो दैट सुपरसीड्स द WTO। अब आप उसको माने नहीं माने। कुछ जोड़ना चाहते हैं? अभिजीत दास साहब कुछ जोड़ना चाहते हैं? मैं बिल्कुल असहमत हूं जो पूर्व वक्ता ने कहा। यूएस अनुराग सिंह जी ने कहा, यूएस ने एकदम क्लियर टर्म्स में कहा है कि वी वैल्यू WTO फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसलिए यूएस इज नॉट गोइंग टू वॉक अवे फ्रॉम द WTO। WTO एक मुर्गी है जो सोने के अंडे देती है विकसित देशों के लिए। इसलिए इट वुड बी कंप्लीट फैलेसी टू थिंक कि WTO इररिलेवेंट हो गया है। इस जंक्चर पर यह अवश्य है कि यूनाइटेड स्टेट्स WTO के रूल नहीं फॉलो कर रहा है, वहां तक मैं सहमत हूं।
लेकिन यह कहना कि WTO इररेलेवेंट है, यह पूर्णतः गलत होगा। अनुराग सिंह जी, कुछ ऐड करेंगे आप? नहीं, देखिए, आई एग्री, इंडिया में ये वर्जन बड़ा पॉपुलर है, बट वी कैन स्टिक टू इट। हमारी इकोनॉमी, मैंने कहा, लार्जली एक क्लोज्ड इकोनॉमी है। हम कंटिन्यू कर सकते हैं अपने वर्जन से, बट दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, हम पीछे ना रह जाएं। आपके हिसाब से यूएस भी WTO को ऑलमोस्ट छोड़ चुका है। सुमंता चौधरी साहब, यूएस को छोड़ना सूट करेगा उसको? इस पे दो मत है। अभिजीत दास साहब करें कि ये नहीं है संभव? बिल्कुल संभव, मैं अभिजीत से बिल्कुल सहमत हूं। यूएस इज स्टिल अ बेनिफिशियरी ऑफ द WTO, विल कंटिन्यू टू रिमेन अ बेनिफिशियरी ऑफ द WTO, एंड देयरफॉर यूएस थ्रेटन कर सकता है, उसमें जो उनके मर्जी के खिलाफ एजेंडा है उसमें जो है सहयोग नहीं करेगा, लेकिन WTO का फायदा जरूर उठाएगा। अगर पहली बात होती तो WTO से निकलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अभी तक निकले नहीं है और ना ही निकलेंगे वो। तो ये अनुमान लगाना कि यूएस WTO से पूरा मुकर चुका है, दैट इज नॉट करेक्ट, पहली बात। दूसरी बात, जस्ट बिकॉज वन कंट्री सेज कि भाई ये इररेलेवेंट है, डजंट मीन दैट द रेस्ट ऑफ द 165 हैव टू एग्री, अनलेस वो भी इंडिपेंडेंटली इसी कंक्लूजन पे आए कि जो है WTO की कोई रेलेवेंस नहीं है। अभी तक मेरे हिसाब से ऐसा कोई जो है एनालिसिस नहीं हुआ है कि यस, जो ट्रेड डील्स मैंने पहले ही कहा जो हो रहे हैं वो WTO के रूल के अंतर्गत नहीं हो रहे, लेकिन ट्रेड डील होना WTO के रूल में संभव है। तो WTO के बाहर ट्रेड डील्स हो रहे हैं, भारत भी कर रहा है, सब देश कर रहे हैं, तो उससे WTO वीक नहीं होता है। दी प्रॉब्लम इज, अगर आप जो ट्रेड डील कर रहे हैं या जो कर रहे हैं उसमें आप ये रूल मान नहीं रहे हैं। दूसरी बात, जो WTO या दूसरे इंस्टीट्यूशंस की बात है या क्लोज्ड इकोनॉमी, यहां भी मैं अनुराग से सहमत नहीं हूं। देयर मे बी, ऑफ कोर्स आई रिस्पेक्ट ओपिनियंस, बट बहुत सारे एरियाज में इंडिया हैज ओपनड अप। अगर आप देखें तो जो है सर्विसेज, अगर आप देखें तो सर्विसेज में जो है वी हैव वन ऑफ द मोस्ट लिबरल FDI पॉलिसीज। अब ग्राउंड लेवल पे हो सकता है कि देयर आर चैलेंजेस, बट एट द पॉलिसी फ्रंट, बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, इट इज नॉट अ क्लोज्ड इकोनॉमी। उसमें बहुत जो है, और हो भी रहा है। इनफैक्ट FDI जो आता है लार्जली सर्विसेज में आता है। 2/3 ऑफ आवर FDI कम्स इनटू सर्विसेज। और अगर आप कंपेयर करें तो, जस्ट 1 मिनट अनुराग, 1 मिनट, लेट मी कंप्लीट। तो उसमें जो है हमारा, मैं कह रहा हूं कि ग्राउंड लेवल पे दैट इज वन लेवल, और दूसरी बात है कि पॉलिसी लेवल पे आप ओपन है या क्लोज्ड है। तो ये भी जो है, वन विल हैव टू सॉर्ट ऑफ मेक दिस डिस्टिंक्शन वेरी क्लियरली। अनुराग जी, देखिए, एक तो यूएस ने फंडिंग तो WTO को स्टॉप कर दी है, सस्पेंड कर दी है टेम्परेरीली, एंड इट इज अ वे टू प्रेशराइज के पॉलिसीज चेंज होनी चाहिए। बहरहाल उस पर एक चर्चा हो चुकी है, टाइम विल टेल। देखिए, इंडिया इज एन ओपन इकोनॉमी फॉर एक्सपोर्ट्स, बट नॉट फॉर इम्पोर्ट्स। ठीक है, वो सब इट इज वेल नोन, राइट? इट्स नॉट इंडिया का जस्ट 40% ऑफ GDP है। इंडिया का ग्लोबल ट्रेड में इंडिया का कंट्रीब्यूशन मैन्युफैक्चरिंग का लेस देन 1 से 2% है। ये पिछले 15-20 साल से यही है, उतना ही टिका हुआ है। ठीक है, ऐसा करते हैं अनुराग जी, हम लोग इस डिबेट को आगे भी जारी रखेंगे, इसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि नरेश कौशिक साहब को चूंकि ब्रेक के बाद जाना है, तो एक छोटा सा कमेंट नरेश कौशिक साहब का ले लूं इस मुद्दे पे, फिर ब्रेक पे जाते हैं। नरेश कौशिक जी। जी, मैं दरअसल अनुराग जी से सहमत हूं, क्योंकि ट्रंप ने तो कभी इन चीजों की परवाह नहीं की। ट्रंप के रहते रहते तो इनमें से ये जितने भी इंटरनेशनल संस्थाएं हैं, इनको वो इग्नोर कर रहे हैं। और इसके साथ साथ वही नहीं, पिछली पुरानी सरकारें भी कर रही हैं, अपनी तरफ से फायदा उठाने की कोशिश करते हैं वो जहां उनका हक होता। जैसे यूनाइटेड नेशंस की उन्होंने फंडिंग कितनी कम कर दी है, और हालांकि अभी भी लार्जेस्ट फंडर यूनाइटेड नेशंस का अमेरिका
है, लेकिन वो किस तरह से वो दबाव डालते हैं, किस तरह से वो हाईजैक किया हुआ है, और उसके बाद भी वो कोई परवाह नहीं करते हैं। तो मुझे नहीं लगता ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का कोई बहुत भविष्य अमेरिका की दृष्टि से है। ये सब जो है उनका यूज मिसयूज वो करते हैं। मैं इस मामले में बिल्कुल अनुराग जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इनकी संस्थाएं बेईमानी हो गई हैं। हाँ, बिल्कुल, ये बड़ा दिलचस्प चर्चा हो रही है, लेकिन चूंकि ब्रेक पे जाना होगा, अजय श्रीवास्तव जी को जोड़ूंगा ब्रेक से लौटकर, कहीं जाएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील के बेहद करीब पहुंच गए हैं और ऐसे में ट्रेड डील के स्वरूप क्या हो सकते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बेहद दिलचस्प चर्चा चल रही थी कि अमेरिका के लिए WTO की ज़रूरत है या नहीं है। इस पे दो अलग अलग राय निकल कर सामने आए थे। तो 5 मेहमान थे, दो एक तरफ। एक 5वें मेहमान जो अजय श्रीवास्तव साहब, उनको मौका नहीं मिल पाया था ब्रेक पे जाने से पहले। अजय श्रीवास्तव जी, इस मुद्दे पर आप अपनी राय रखिए, फिर मैं दूसरे मुद्दे पर जाऊँगा। तो मैं अभिजीत और सुमंता सर दोनों की राय से सहमत हूँ। यूएस को जब जहाँ WTO से फ़ायदा है वहाँ उसका यूज़ करेगा, जहाँ फ़ायदा नहीं वहाँ इग्नोर करेगा। और जहाँ तक रेलेवेंस की बात है WTO की, ये कि इररेलेवेंट हो रहा, मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। आप एक मोटा चीज़ लीजिए, देखिए जो वर्ल्ड का, दुनिया का ट्रेड हो रहा है डिफरेंट देशों के बीच में, वो हर देश एक टैरिफ लगाता है। वो टैरिफ जो WTO में कंट्रीज़ ने कमिट किए हुए हैं, पूरी दुनिया वही टैरिफ चार्ज करती है बाकी दुनिया से, यूएस को छोड़ के। जब से मिस्टर ट्रंप आए हैं 9 महीने पहले से, उन्होंने अप्रैल 2 से लगाने शुरू किए एक्स्ट्रा टैरिफ। उसके पहले यूएस भी जो WTO कंप्लायंट टैरिफ थे वो लगाता था, बाकी पूरी दुनिया तो आज भी लगा रही है। तो जो दुनिया का ट्रेड हो रहा है, अगर मैं यूएस को आज हटा दूँ तो 80-85% ट्रेड आज भी WTO डिफाइंड, WTO कमिटेड टैरिफ्स में कंट्रीज़ कर रहे हैं। तो ये कहना WTO इरेलेवेंट हो गया, मैं बिल्कुल भी नहीं मानता हूँ। ऐसा वस्तुस्थिति बिल्कुल नहीं है। हाँ, जहाँ तक नई चीज़ों में सहमत की बात है, वहाँ पर यूएस ने इंटरेस्ट लेना कम कर दिया है जहाँ उसका मन नहीं है, और मुझे लगता है थोड़े दिन के बाद में वो इंटरेस्ट लेना शुरू करेगा। बिल्कुल, दरअसल मैं ये जो WTO वाला मामला है ना, इस पे ऐसा करते हैं हम लोग किसी और दिन, बिल्कुल पूरा डिबेट इसी पे रखते हैं, और आप लोग मेहमानों को ही बुलाऊंगा, चूंकि आप लोगों की राय बड़ी अलग अलग निकल कर सामने आई, बहुत अच्छी चर्चा होगी। लेकिन चूंकि मामला ट्रेड डील का है, दिलचस्पी लोगों की ट्रेड डील में काफ़ी ज़्यादा है। अजय श्रीवास्तव जी, एक सवाल ट्रेड डील को लेकर आपसे कि इस 9 महीने के भीतर भारत पर 50% टैरिफ लगने की वजह से भारतीय एक्सपोर्टर ने जो कस्टमर अपने खोए होंगे उनको वापस से पाना, अगर ट्रेड डील हो जाती है बेहतर तरीके से, तो कितना आसान होगा? देखिए, जो जनरली मैं बहुत सारे इंडियन एक्सपोर्टर्स को जानता हूं जो 3 जनरेशन से सेम बायर से बिजनेस कर रहे हैं, है ना। तो अभी मैंने काफ़ी लोगों से बात की, तिरुपुर में, कलकत्ता में या लुधियाना में। तो जब तक 25% टैरिफ था, वो कह रहे थे, हमारा यूएस बायर कह रहा है चलो आधा नुकसान सह लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा दिन ट्रंप का ये ड्रामा चलने वाला नहीं है, थोड़ा तुम सहो थोड़ा हम सहें। जब ये 50 हुआ तब रियल प्रॉब्लम शुरू हो गई। दोनों तरफ से ये हुआ कि कुछ नहीं हो सकता है, और एक्सपोर्ट्स डाउन है। इसीलिए हमने देखा कि जैसे कि सोलर सेल्स का एक्सपोर्ट्स जो है वो 60% डाउन है, जेम्स एंड ज्वेलरी का 50% डाउन है, गारमेंट्स का 40% डाउन है, मेरीन प्रोडक्ट का 50% डाउन है। तो जो डाउन हो गए हैं, इनमें जो नए किसी ने बायर ढूंढे हैं, वो बायर तो शिफ्ट हो गए होंगे, और अगर केवल टैरिफ की वजह से शिफ्ट हुए हैं तो शायद अगर बाद में अप्रोच करें तो मिल सकते हैं। लेकिन जो पुराने बायर्स हैं शायद वो जल्दी पकड़ में आए। लेकिन प्रिसाइजली कुछ नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि केवल टैरिफ एक बड़ा अड़चन है, लेकिन बायर सेलर के बीच में एक ट्रस्ट होता है, एक बॉन्ड होता है जो धीरे धीरे डेवलप होता है। एक बार वो ब्रेक हो जाता है तो नए सिरे से बनाना जो है थोड़ा सा मुश्किल तो होगा। इसलिए अगर डील 1-2 महीने में हो जाता है, देखिए अभी तक सितंबर जो था पहला महीना था जब 50% टैरिफ था, और अगर डील, अब अक्टूबर का डेटा आने वाला है 4 दिन के बाद में, उसमें भी मुझे मालूम है काफ़ी हमारा गिरेगा एक्सपोर्ट्स। अगर ये 2-3 महीने और 50 रहा तो प्रॉब्लम होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, जब मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं कि ऑयल इंडिया ने सब्सटेंशियली कम कर दिया है, तो आप तुरंत इंडियन गवर्नमेंट को पब्लिक स्टेटमेंट देना चाहिए कि आपके हिसाब से हमने कम कर दिया है, तो प्लीज़ आपने जो ऑयल के टैरिफ की थी 50 से 25 करिए। एक बार 25 आ जाएंगे तो इंडियन एक्सपोर्टर के कंट्रोल में हो जाएगा, क्योंकि बाकी लोगों के पास में 17, 18, 20% है, हम लोग उनसे कम्पीट कर सकते हैं।
बिल्कुल। दरअसल बैकडोर से ये चीज़ें पहुंच गई होंगी, क्योंकि डेटा तो सबके सामने होता है, लेकिन पॉलिटिकली ये सारी चीज़ें कहना थोड़ा सा आत्मघाती होता है भारत जैसे डेमोक्रेटिक कंट्री में। सुमंता चौधरी साहब। नहीं, मैं आपसे बताता हूँ जी लक्ष्मण जी, सॉरी। हाँ, देखिए, बोलिए अपने बात को। हाँ, जब ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाए, उसके बाद भी हमने रशिया से ऑयल खरीदना चालू रखा। सितंबर तक का डेटा है कि रशिया से 3.6 बिलियन जो आता था महीने का, उतना ऑयल आ रहा था। ये जब उन्होंने सैंक्शंस लगाए हमारे ऊपर अक्टूबर 22 को, उस समय हमारा प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, उनको लगा सैंक्शन से उनको सीधे पर्सनल नुकसान होगा, उनका जो है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बंद किया जा सकते हैं, उनका सॉफ्टवेयर एक्सेस रिफाइनरी का बंद किया जा सकता है। उसके बाद उन्होंने डिसीजन लिया, आई थिंक बिना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में पड़े, उन्होंने डिसीजन लिया कि नहीं, अभी हमें नुकसान होने वाला है, इसलिए उन्होंने जो है धीरे धीरे करके कम किया है, जो कि ट्रंप ने भी नोटिस किया है। तो ये जब पर्सनल मार पड़ी तब कम हुआ है, ये हमारा किसी पॉलिसी की वजह से कम नहीं हुआ है, क्योंकि हम तो 50% टैरिफ के बाद भी रशिया से खरीद ही रहे थे ऑयल। ठीक है। सुमंता चौधरी साहब, मैं सवाल थोड़ा सा अलग पूछना चाहूँगा कि इस ट्रंप के पूरे टैरिफ के इशू के बाद सरकार ने भी कई बार कहा कि एक्सपोर्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा निर्भरता रखी यूएस के मार्केट के ऊपर। चाइना जैसे समय समय पर अपने आप को डाइवर्सिफाई करता गया, अपने मार्केट को, इंडिया को भी अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, बार बार सरकार ने दलील भी दी, और अब जाके कैबिनेट ने मंजूरी भी दी है एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को लेकर के, जिसमें करीब 25,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया गया 6 साल के लिए, जिसमें आप मार्केट डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट प्रमोशन, ब्रांडिंग की बात करेंगे तो सरकार वहां पे इंसेंटिव देगी। तो भले ही ट्रेड डील हो जाए यूएस के साथ, लेकिन एक्सपोर्टर्स को आपको लगता है कि चाहिए कि अब थोड़े से अपने आप को डाइवर्सिफाई करिए, किसी एक देश पे इतना निर्भर मत रहिए कि वहां बंद हो जाए तो आपके धंधे बंद हो जाए। बिल्कुल। नॉर्मली हम जो डिपेंडेंस की बात करते हैं तो इंपोर्ट में ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट डिपेंडेंस। बट अब जो पिछले 2-3 सालों या 4 सालों में हुआ है, एक्सपोर्ट डिपेंडेंस भी अगर एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे बहुत ज्यादा निर्भर है तो वो भी उचित नहीं है, और उसमें भी आपको जो है नुकसान हो सकता है, विच हैज बीन प्रूव्ड। तो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो बहुत जरूरी है। जो आप कह रहे हैं ट्रेड डील हो या ना हो, अगर टैरिफ फिर से रेस्टोर भी हो तब भी डाइवर्सिफिकेशन की जरूरत है। और उस हिसाब से अगर आप देखें कि हम जो अब डिफरेंट ट्रेड डील्स कर रहे हैं, एफ्टा के साथ किया है, यूके के साथ किया है, ईयू के साथ बातचीत जहां तक पब्लिक डोमेन में आया है कि फास्ट ट्रैक पे है, हर महीने जो है नेगोशिएशन हो रहा है, और ये आशा है कि वो भी जल्दी ही दैट ट्रेड डील कैन बी क्लोज्ड। यूएई के साथ किया है, और भी मार्केट्स है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो इन सब मार्केट्स में भारत को लार्जली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में डे 1 में 95% के करीब जीरो ड्यूटी टैरिफ मिला। हालांकि ये फैक्ट है कि उनका जो है वैसे भी बहुत सारे टैरिफ्स एमएफएन भी जीरो थे, लेकिन ये जो प्रेफरेंशियल एक्सेस मिला है वो फायदे में हमें लेना चाहिए। और इसमें कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो हमने देखे हैं जो कि यूएस मार्केट में हम बेचते हैं, लेकिन जो हमारे एफटीए पार्टनर्स हैं उसी प्रोडक्ट को वो विश्व के दूसरे देशों से इंपोर्ट करते हैं, भारत से नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जैसे अजय ने कहा है ट्रेडिशनली यूएस के साथ ये फैमिली का एक बिजनेस बहुत दिनों से चल रहा है एंड द मार्केट इज यूएस। लेकिन ये एक मौका है कि ये जो बाकी ट्रेड डील्स हैं जहां पे प्रेफरेंशियल एक्सेस आपको मिला हुआ है और टैरिफ इशू नहीं है, वहां पे भी आप जो है एफर्ट्स लगाएं। और जो आपका ये एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन है, बिल्कुल आप पहले भी मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव हुआ करता था कॉमर्स का, जिसमें यही चीजें हैं, उसका फायदा उठाना चाहिए। मार्केट डाइवर्सिफिकेशन है, एक बार पहले लैटिन अमेरिका का डाइवर्सिफिकेशन के लिए हुआ था, अफ्रीका के साथ हुआ है। तो जितने भी देश हैं डाइवर्सिफिकेशन बिल्कुल जरूरी है। और एक जो मिथ था कि एक्सपोर्ट में डिपेंडेंस जो है वो वी शुड नॉट बॉदर टू मच, वो जो मिथ है वो मिथ अब टूट गया, वो बिल्कुल टूट गया। अनुराग सिंह साहब, संक्षिप्त कमेंट चाहूंगा, चूंकि ये मर्केंटाइल एक्सपोर्ट की बात अलग छोड़ दें तो जिस तरीके से H1B वीजा को लेके डोनाल्ड ट्रंप ने जो एक नरमी के संकेत दिए हैं, आपको लगता है कि आईटी कंपनियों के लिए फिर से एक बड़ा मार्केट, बड़ी उम्मीद है? हाँ बिल्कुल ठीक है।
बिकॉज वो स्टैंड पूरा सॉफ्टन हो गया है, और वो होना भी था लक्ष्मण जी, बिकॉज आज बिग टेक कंपनीज यहाँ पर भी काफी पावर वील्ड करती हैं, और अगर आप उन्हीं के साथ हाथ मिलाएंगे तो ये उनके अगेंस्ट में कोई भी पॉलिसी कैसे चल सकती है। देखिए, ये भी फ्री मार्केट का रिफॉर्म की बात है ना, कि यूएस में देखिए एक कंट्री का डीएनए होता है ना, तो जो यूएस का डीएनए है वो ये है कि यहाँ पर जो कॉर्पोरेट्स चाहते हैं वो होता है, और लाइकवाइज इंडिया का डीएनए इज दैट सरकार इज मोस्टली सुपरसीड्स द कॉर्पोरेट्स, बट यूएस में एवरी गवर्नमेंट वर्क्स विद द बिजनेस, नॉट अगेंस्ट देम। तो ये दिस इज वेरी क्लियर, तो ये होना ही था। लक्ष्मण जी, एक छोटा सा बात और इस पे, जिसपे डिपेंडेंस की बात हो रही है, एक्सपोर्ट डिपेंडेंस। So Behral, by the way, that's good news. H1B technical, that is a good news. That has been softened and it stays softened for now. But उसमें एक ट्रिगर जरूर आ गया है कि देखिए कभी भी ये पलट सकता है, लेकिन it stays softened, right? The stance is changed, so it is good news for India. The other is, देखिए यूरोपियन यूनियन की पॉपुलेशन करीब 550 मिलियन है, एंटायर यूरोपियन यूनियन। पूरी यूएस की पॉपुलेशन 350 मिलियन है। ये दोनों मिला के इंडिया की पॉपुलेशन का आधा है। इंडिया की पॉपुलेशन 1.5 बिलियन है, और हम बाहर मार्केट तलाश रहे हैं, हमारे देश में के अंदर मार्केट नहीं हम पैदा कर सकते। ये खुद अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, विच इज व्हाई आई एम सेइंग दैट द होल पॉइंट ऑफ बिल्कुल एक्सपोर्ट्स, ये भी एक एक्सपोर्ट्स, हाँ, इंडिया के लिए एक्सपोर्ट्स डिस्ट्रैक्शन है, वो इतना छोटा एलिमेंट है, बट द फोकस हैज टू बी विद इन इंडिया। And I think इसीलिए इस पूरे अभियान में स्वराज ये चला कि स्वदेशी अभियान चला, स्वदेशी सामान खरीदी, इसके लिए अभियान चला। ये भी एक फैक्टर है जिस पे काम चल रहा है। लेकिन ये सारी चीज़ें हम लोग आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन बहुत ही दिलचस्प चर्चा आप लोगों के साथ हुई है। समय हमारा शो का यहीं खत्म हो रहा है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय निकालने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।